नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा सवाल लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सड़क से लेकर सदन तक आज जो सरकार की घेराबंदी की गई है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, जमकर बवाल भी मचा है। एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई, लेकिन साहब नेताओं की सियासत नहीं थमी। जिस विधानसभा में जनता की आवाज को उठाना चाहिए, उसी विधानसभा में नेताओं के लिए वो विधानसभा दंगल बन गई है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों विधानसभा में हंगामा आखिर क्यों मचा है? विपक्ष एक कार्यकर्ता की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों विधानसभा की कार्यवाही को चलने नहीं दे रहा है विपक्ष? क्यों सड़क पर बवाल मच गया है? और आखिर क्यों मौत पर सियासत हो रही है? आज इन्हीं सवालों को प्रदेश की सबसे बड़ी बहस में दागा जाएगा। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जिन मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाना चाहिए, उन्हीं मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। आज प्रदेश की सड़कों पर कांग्रेस ने जमकर बवाल मचाया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में मोर्चा संभालते हुए सरकार पर महाप्रहार किया है। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में खूब गर्मागर्मी भी हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि विधानसभा अध्यक्ष ने अतुल प्रधान को निष्कासित कर दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक आग बबूला हो गए और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पहले आपको सदन की कार्यवाही के दौरान क्या हुआ वो सुनाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। विधानसभा में जैसे ही महाकुंभ का मुद्दा उठा, विपक्ष ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। विपक्ष की ओर से माहौल खराब किया जाने लगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर टीपू सेना को सनातन से इतनी नफरत क्यों है? कम से कम विपक्ष को तो सरकार की बात को सुनना चाहिए, उसी के आधार पर यह तय भी किया जाना चाहिए कि आगे क्या कदम उठाना है। लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं किया। विपक्ष को बस हल्ला मचाना था। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के बाद सियासत और ज्यादा हाई हो गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यूथ कांग्रेस हमारे कार्यकर्ता की आज प्रदर्शन के दौरान मौत हुई है। पुलिस के मिसहैंडलिंग, पुलिस के दुर्व्यवहार के कारण आज मैं बेहोश हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया है, उनके गले जूतों से मारे गए, लात से मारे गए हैं। उसी का दुष्परिणाम है कि आज हमारे कार्यकर्ता यूथ का कांग्रेस का हमारा प्रभात पांडे आज हमारे बीच नहीं रहा। निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से सरकार दोषी है और पुलिस के द्वारा इस तरीके की हत्या कराई जा रही है। सीएम भी आपसे मिलने आए थे, मृतक से मिलने आए थे। नहीं, हम मेरी मुलाकात उनके परिवार से हुई, उनके परिवार लोगों से मेरी बात। क्या कांग्रेस क्या पुलिस के खिलाफ कोई तहरीर या कांग्रेस इस तरीके का? बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल इनके जो चीजें हैं उसकी हम तहरीर देंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसमें जो भी लोग उसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बॉडी आपने देखी, प्रथम दृष्टया क्या नजर आ रही है? निश्चित अब वो अंदरूनी कोई चोट लगी होगी, अंदर कहीं पर ऐसी चोट लगी जिसके कारण से उसका डेथ हुआ। मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी वीडियोग्राफी के साथ और पूरे पैनल के साथ उसकी पोस्टमार्टम कराई। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। प्रदीप सिंह बीजेपी नेता, मेजर आशीष चतुर्वेदी सपा प्रवक्ता, हेमंत मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार और आदर्श उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी का। अजीत जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश में। विपक्ष को क्या परेशानी है? सदन की कार्यवाही क्यों नहीं चलने दी जा रही है? और आज जिस तरह से अतुल प्रधान को निष्कासित कर दिया गया है, उसके बाद उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम तो जनता के साहब मुद्दे ही उठा रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष सुनना ही नहीं चाहती है। देखिए,
देखिए बिल्कुल अपूर्वा, ये जो बात अंदर करते हैं ये बाहर करते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। जो पटल है, जो विधानसभा, उसकी एक अपनी संवैधानिक मर्यादा है और उसके दायरे में आपको रहना होता है। अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, तो बीच में अतुल प्रधान को उठकर विवाद करने की जरूरत नहीं थी। ना ही सदन की ये कोई नियम है, ना ये सदन की परंपरा है, लेकिन वो बार बार ऐसा कर रहे थे और फिर बहस होने लगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना अपूर्वा उठकर खड़े हो जाते हैं, और जब विधानसभा की ये मर्यादा है कि अगर पीठ का पीठासीन अधिकारी यानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो अगर खड़े हो जाते हैं तो सभी को बैठ जाना पड़ता है। अगर उस वक्त नेता सदन भी बोल रहे हो, मुख्यमंत्री भी बोल रहे हो, नेता विपक्ष भी बोल रहे हो, माता प्रसाद पांडे भी बोल रहे हैं, तो उनको बैठ जाना होता है। ये पीठ की मर्यादा होती है। लेकिन अतुल प्रधान को ये मर्यादा समझ में नहीं आई। उनको लगता है कि जैसे वो सड़क पर करते हैं वैसे ही वो सदन के अंदर कर लेंगे। सदन की एक अपनी मर्यादा है, सदन का एक अपना संवैधानिक संस्थान है, उसकी अपनी एक परंपरा है। आप उस परंपरा का अनुपालन करिए। आप स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे हैं। जैसे ही कुंभ का आया, पॉइंट नंबर 19 था, उस मुद्दे पर आपको बहस करनी चाहिए था। आपने कहा नहीं, हम कुंभ पर चर्चा नहीं करेंगे। अनुपूरक बजट पर चर्चा की बात आई तो आपने कहा हम अनुपूरक बजट पर चर्चा नहीं करेंगे। अरे साहब, आप चर्चा किस बात की करेंगे? क्या सिर्फ आप ट्विटर पर करेंगे चर्चा? आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा करेंगे? अरे इसके पहले आपके नेता थे अखिलेश यादव जी, उन्हीं का देख लेते। वो सदन में जवाब देते थे, मुख्यमंत्री की बात का जवाब देते थे, मुख्यमंत्री उनकी बात का जवाब देते थे। लेकिन सदन के अंदर इस तरह से जाकर इस तरह की हरकत बिल्कुल पीठ के खिलाफ है। और इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बहुत ही गुस्से में आ गए और उन्होंने मार्शल से कहा कि उठाकर इनको बाहर फेंक दो। और फिर वही हुआ, मार्शल ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया और उनको पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। और बाद में आकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर बैठकर धरना दे रहे थे, कह रहे थे कि ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। पहले तो आप विधायक हैं, आपको सदन की मर्यादा का अनुपालन करना, और ये बात सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है। अगर आप सदन के अंदर हैं तो आपको सदन की मर्यादा का अनुपालन करना पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है, आप नियम 51 में आइए, आप नियम 56 में आइए, आप सवाल लगाइए, आप उसका जवाब लीजिए। आप ऐसे तो कहते हैं कि सरकार भाग रही है, सरकार बहस नहीं कर रही है, सरकार जवाब नहीं दे रही है। जब चर्चा का नंबर आता तो आप भाग लेते हो, आप विवाद करते हो। आप चर्चा करो ना। आप जब कुंभ का मुद्दा है, आपको चर्चा करनी चाहिए थी। अनुपूरक बजट की चर्चा स्थगित कर दी गई, आप उस पर बोलते, आप बताते भाई आप 17,000 करोड़ का बजट लाए, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। आप तर्क के माध्यम से आप एक एक करके सब पर चर्चा करते। लेकिन आप चर्चा नहीं करेंगे, आप सदन के अंदर विवाद करेंगे, सदन के अंदर आप बवाल करेंगे, सदन आप खुद नहीं चलने देते। और फिर आरोप किसके ऊपर लगाते हैं कि सरकार बहुत छोटा सदन की कार्रवाई कर रही है, सदन चलने नहीं दे रहे हैं। और जब सदन चलता है तो आप बहस नहीं होने देते, आप चर्चा नहीं होने देते। चर्चा करिए ना। आप कहते हैं कि चर्चा नहीं हो रही, जब चर्चा होने जा रही है तो आप क्यों भाग रहे हैं? तो इस बात का जवाब समाजवादी पार्टी को देना पड़ेगा और विपक्ष को देना पड़ेगा। भाई कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, एक कार्यकर्ता की डेथ हो गई, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर आप विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से करते, आपको बैरिकेटिंग चढ़ने की, तोड़ने की पुलिस का काम है, रोकेगी। जब समाजवादी सरकार थी, बीजेपी या दूसरे दल प्रदर्शन करते थे तो यही सरकार रोकती थी दूसरे दल के लोगों को कि भाई विधानसभा पर नहीं जाना चाहिए, जीपीओ पर नहीं जाना चाहिए। वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये तो जो भी सत्ता में रहेगा वो विपक्ष को प्रदर्शन नहीं करने देगा, उसको रोकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्यकर्ताओं की जान चली जाए। बिल्कुल अजीत जी, आज जिस तरह से बिल्कुल अतुल प्रधान ने साल 1962 का भी जिक्र किया है, जहां उन्होंने कहा कि ऐसी घटना हुई थी कि मार्शल ने हमें टांगा था, ऐसा मार्शलों ने मुझे बताया था। 1962 की घटना का भी उन्होंने जिक्र किया आज। देखिए, जब भी विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, जब इस तरह की कभी कोई कार्रवाई होती है तो जो विधानसभा अध्यक्ष हो, विधान परिषद अध्यक्ष हो, तभी होती है। लोकसभा में आपने देखा होगा मार्शल बाहर करते हैं सांसदों को, विपक्ष वॉकआउट करके बाहर चला जाता है। तो 1962 में ऐसा हुआ था तो मार्शलों ने किया था, जो अतुल प्रधान साहब कह रहे हैं। अब आपने आज ऐसी हरकत की तो आपको मार्शल ने बाहर कर दिया। आप अगर उस नजारे को देखें, जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना खड़े हो गए थे और 2-3 मिनट कंटिन्यू वो कह रहे थे बैठ जाइए, मैं होने नहीं दूंगा, सदन में ऐसा नहीं हो सकता, आप सदन की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं और मैं बार बार मना कर रहा हूं कि आप बैठ जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो सबको बैठना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं मान रहे थे। बिल्कुल गर्मी गर्मा ऐसा माहौल आ गया कि पूरा का पूरा विधानसभा का जो सदन था वो पूरा गर्म हो गया। दोनों पक्ष के जो सदस्य थे वो भी खड़े होने लगे। तो उस पर वो उनकी नाराजगी जायज थी और ये जो विधानसभा की मर्यादा के विपरीत थी, विधानसभा की मर्यादा के अनुरूप नहीं थी।
फिर उन्होंने कहा कि मैं मार्शल से बाहर फेंकवा दूंगा, फिर भी नहीं माने। फिर उन्होंने कहा मार्शलों से भाई ठीक है, इनको उठा के आप बाहर ले जाओ, इनको मार्शल फिर उनको उनके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। और ये विधानसभा का रूल है, विधानसभा में कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष का विधायक होता या विपक्ष का विधायक होता, अगर वो विधानसभा अध्यक्ष से के सामने इस तरह का बर्ताव करता तो उसके साथ यही होना था जो अतुल प्रधान के साथ हुआ। अब उसके बाद आप बाहर आकर रो रहा, ये इस बात का रोना रोइए कि नहीं भाई ये तो जो है एक तरह से जो है अहंकारी है, ये जो है तानाशाही है। अंदर आप चर्चा कर लेते, आप चर्चा बात कर लेते, आप कुंभ पर बात कर लेते, क्या जा रहा था? सिद्धार्थ नाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी, सिद्धार्थ नाथ सिंह बोलते, आप बोल लेते, उस पर चर्चा कर लेते। आप अनुपूरक बजट पर चर्चा कर लेते, स्वास्थ्य पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा कर लेते, स्वास्थ्य की चर्चा चल रही तो उसी में भी बात कर लिया आपने। और आप विधानसभा अध्यक्ष की बात नहीं मान रहे हो। वहां कोई सत्ता पक्ष का मंत्री नहीं था, वहां विधानसभा अध्यक्ष कह रहा है कि आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप सदन की मर्यादा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तो अब समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन सदन के अंदर जो हुआ वो सबने देखा। बिल्कुल तो इसका अजीत जवाब जी, तो देना सदन की पड़ेगा आपको। एक कार्रवाई है गरिमा तो फिर होती कार्रवाई के लिए तैयार है, रहिए। एक मर्यादा होती है, एक हेल्दी तरीके से वहां पर भी चर्चा होती है, और यही विधानसभा अध्यक्ष आज करने की कोशिश कर रहे थे। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हेमंत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी सपा प्रवक्ता। सबसे पहले आशीष जी आपसे ही शुरुआत करती हूं। आज जिस तरह से अतुल प्रधान को निष्कासित कर दिया गया, विधानसभा अध्यक्ष के लाख मनाने के बावजूद भी वो नहीं बैठ रहे थे, नहीं मान रहे थे, आखिरकार क्या हुआ? मार्शल ने उनको बाहर रास्ता दिखा दिया। क्यों नहीं सदन की कार्यवाही चलने दे रही है विपक्ष? क्या परेशानी है? वन नेशन वन इलेक्शन पे आपको चर्चा नहीं करनी है, आपको रोजगार पे चर्चा नहीं करनी है, आपको महाकुंभ पे चर्चा नहीं करनी है, तो आप सिर्फ सदन का वक्त खराब करने जा रहे हैं। देखिए, जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है सदन की एक गरिमा है, उसको सबको बनाए रखना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ऊपर ही है कहीं ना कहीं। इस पे कोई दो राय नहीं है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा और मेजॉरिटी के साथ अतुल प्रधान को बिहेव करना चाहिए था। मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा जज्बाती हो गए किसी विषय को लेकर के। जो भी वो कहना चाह रहे थे, जो भी मुद्दा उठाना चाह रहे थे, मैं समझता हूँ जनता के हित का होगा, लेकिन उसको उठाने की एक प्रक्रिया है, उसको उठाने का एक समय है। और जब आपको वो समय दिया जाए तो विषय चाहे जितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन जब आपको वो समय दिया जाए बोलने का, जैसे डिबेट है, डिबेट में एक व्यक्ति एक बार बोलता है तो बाकी लोगों को सुनाई देता है और वो बात समझ में आती है। और अगर दो चार लोग एक साथ बोले किसी भी डिबेट में तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। उसी प्रकार से सदन है, सदन में भी उसी तरीके की प्रक्रियाएं बनी हुई हैं। तो उसी के मुताबिक अगर करते तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर रहता। और जो जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा हो सकती थी अगर उन चीजों का अनुपालन उसी तरीके से किया गया होता। और ऐसी बात नहीं है कि सदन को जो है विपक्ष चलने नहीं दे रहा है, वो अपने मुद्दे कुछ रखना चाहता है, सरकार अपने कुछ मुद्दों पे पहले चर्चा करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर के कुछ ऐसी प्राथमिकताएं, हो सकता है भाई हर एक दल की अपनी अपनी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। किसी के लिए प्राथमिकता किसी चीज पे होगी, किसी और के लिए किसी और विषय पे होगी। तो प्राथमिकता सबकी अलग अलग हो सकती है और उसी को लेकर के मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरीके की परिस्थिति बनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अगर वो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों से बात करें और जो जिस पे चर्चा दोनों लोग चाह रहे हैं, अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं तो उनकी जो दोनों लोगों की जो पॉइंट्स हैं उनको चर्चा में शामिल करा करके सदन को चलाना तो बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, आपकी भी प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है आशीष जी। प्रदीप जी से उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, बीजेपी नेता हैं, प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आज सदन की कार्यवाही में जिस तरह से हंगामा हुआ, सपा नेता जिस तरह से अतुल प्रधान की तरफ से जो चीजें आज की गई, स्पीकर के कहने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे थे, नहीं बैठ रहे थे। अभी आपने आशीष जी को सुना, उन्होंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होना चाहिए था सदन की कार्यवाही में। और जो एक रोल होता है वो पक्ष और विपक्ष दोनों का होता है कि एक हेल्दी डिस्कशन हो और हेल्दी तरीके से सदन की कार्यवाही चलती रहे। जी देखिए, आशीष चतुर्वेदी जी का मैंने बयान सुना और इस बात में मुझे इसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इनके बयान को सुनने के बाद ये मेरे लिए एक पैराडिज्म शिफ्ट है। वो कैसे है? शायद आशीष चतुर्वेदी जी ऐसे पहले प्रवक्ता मुझे मिले बीते मेरे 4-5 वर्षों के अब तक के अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिन्होंने की इतनी साफगोई से अपनी बात को कह दिया। मेरे एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही थे कि कोई आएगा सपा की तरफ से और वो किस तरह की बातें करेगा। निश्चित तौर पे उन्होंने बड़ी तार्किक बात कही और मैं इस बात के लिए उनको साधुवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने एक पैराडिज्म शिफ्ट करने के लिए किसी
विरोधी दल को आपने इस प्रकार से प्रस्तुत किया, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोकतंत्र में इस प्रकार की चर्चाओं को समर्थन मिलना चाहिए। बाकी देखिए, विधानसभा में जो स्पीकर होता है वो सर्वोपरि होता है, वो सम्मानित चेयर होती है, जिसकी बात और जिसका अनुशासन सभी को मानना चाहिए, ऐसे संविधान में बताया गया है। और हर बार जब भी एक परंपरा है ट्रेनिंग की नई लोकसभा में, और एक एक एक, एक रिफ्रेशर होता है नए लोगों के लिए। अतुल प्रधान जी शायद काफी पुराने हैं, और इनका जो सार्वजनिक जीवन का जो इतिहास है, या मैं कहूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो किस प्रकार से रवैया रहता है, वो कोई एक्सेप्शन नहीं थे। उन्होंने वही किया जिस चलन, जिस परंपरा का वो देखते आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इसकी भत्सना है, और मैं आशा करता हूं कि इस आज का जो कंक्लूजन निकला है, इसके बाद चाहे वो कोई भी किसी भी दल का सदस्य हो, कम से कम सदन की गरिमा को बना के रखेगा। कुछ हार्ड डिसीजंस की आवश्यकता पड़ती है, स्ट्रिक्टनेस या आप बोले कि डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए सदन के स्पीकर को कुछ करना पड़ता है। उन्होंने बखूबी महाना जी ने अपने कर्तव्य को निभाया, और ये आने वाले समय के लिए ये नजीर बनेगी कि आप चाहे समय कितना भी परिवर्तन हो और शालीनता में कितनी भी कमी आती रहे, लेकिन एक डंडा है जो कि आपको सही लाइन पे ले आएगा। तो मैं भी एक विवेकशील व्यक्ति होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं कहूंगा कि सदन में डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। चर्चाओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा अगर डिसिप्लिन नहीं होगी तो। बिल्कुल ठीक है। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेमंत मिश्रा जी, आपका रुख कर लेती हूँ। कांग्रेस लगातार बवाल कर रही है अपने कार्यकर्ता की मौत को लेकर। आखिर एक कार्यकर्ता की मौत पर इतनी सियासत क्यों हो रही है? सबसे पहले तो मैं अपने कार्यकर्ता प्रभात जी के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी। कि उनकी मृत्यु से वास्तव में हम लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ में कि जिस तरीके की भावनाओं के साथ में सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास करता है, इस पे थोड़े से सुधार की भी आवश्यकता है। अभी प्रदीप जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, और हमारे आशीष भाई ने तो कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं। जिम्मेदारी सभी की है, अगर विपक्ष की है तो सत्ता पक्ष की उससे कहीं ज्यादा है। ये संसदीय परंपरा के अनुसार सदन चले, ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी उतनी ही है, और मैं समझता हूं उससे ज्यादा है जितनी विपक्ष की है। अगर कहीं कोई बात आती है, कोई इंटरप्शन आता है, तो उसको आपस में बैठ करके, एक संसदीय दल की बैठक भी होती है जिसमें सारे लोग बैठते, सारे पार्टी के लोग बैठते हैं। मुझे लगता है कि उसकी भी आवश्यकता कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं, जिसमें एक कहीं मतैकता नहीं बन जाती। विपक्ष का कार्य है कि सत्ता पक्ष के द्वारा जो नीति विरोधी फैसले लिए जाते हैं उनका विरोध करना, और उस विरोध के माध्यम होते हैं। कहीं पर कोई उकसाने वाली कार्रवाई या कहीं कुछ रहता है तो उस पर दोनों तरफ सदन का जो हमारा चेयर है वो एक इंडिपेंडेंट वैल्यू रखती है, और वो निष्पक्षता के साथ में ही दोनों पक्षों के साथ समान व्यवहार करके अगर चलाए तो मैं समझता हूं कि बहुत से गतिरोध शांत हो सकते हैं। जो कि अभी निकट भविष्य में मैंने लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी और अभी विधानसभा का ये सारी चीजें देखी गई, तो इनमें सब में कहीं ना कहीं ये गिरावट आई है, और इसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ पहले भी सदन चले, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व बैठते थे, नेहरू जी जैसे लोग बैठते थे, लेकिन इस तरीके का विपक्ष के साथ व्यवहार या इस तरीके की चीजें जो है वो नहीं हुआ करती थी। अब जो दूसरी बात आपने कहा कि कांग्रेस का जो आज का कार्यक्रम था, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जनता के मुद्दों को उठाने का कार्य हर विपक्षी दल का होता है, और वो विपक्षी दल शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अगर अपने कार्य को करने चाह रहे हैं तो उनको उसको कार्य को करने दिया जाए। जिस तरीके की बैरिकेडिंग्स कल लगाई गई कांग्रेस दफ्तर के बाहर और कांग्रेस दफ्तर के आगे 3 जगह से उनको बैरिकेड किया गया, वो बैरिकेडिंग जो थी, कल अजय राय जी ने खुद जाकर के वहां पे उनको देखा है, तो वो खुद उनके हाथ से भी ऊंची जा रही थी, और नुकीले जो है वो लगा था। उन्होंने रात ही ये बात कही थी कि कहीं कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए, कहीं कोई बात ना हो जाए। कम से कम एक कार्यकर्ता है, अगर सदन में अगर सिंबॉलिक तरीके से, सदन के बाहर अगर सिंबॉलिक तरीके से अगर कोई व्यवहार कर रहे हैं तो उनको शांतिपूर्ण, आपका कार्य शांतिपूर्ण तरीके से कार्य को जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो इस मौत के लिए आप जिम्मेदार किसे मान रहे हैं? सबसे पहले तो हेमंत जी, आप मैं जिम्मेदार मान रहा हूँ। मैं पूरी तरीके से इस मौत के लिए सबसे बड़ा दोषी जो है वो प्रशासन है वहां का, जिसने इस तरीके की घटना को होने दिया।
लेकिन जब कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो जो मौजूदा सरकार है सर, वो तो रोकने का काम करती ही है ना। देखिए, इस जिस तरीके से रोकने का कार्य किया जा रहा है, इस तरीके से रोकने, सत्ता तो सन्नाबासी से पहले हम लोगों के पास भी थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या उस समय विरोध नहीं करते थे? क्या इस तरीके से उनके साथ में व्यवहार किया गया? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। आज मुझे भी घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। कल शाम 7 बजे से लेकर के आज दोपहर 9 बजे उन्होंने मुझे यहाँ जो है वो घर से निकलने को दिया है। आप बताइए कि क्या इस तरीके की चीज है? अरे कार्यकर्ता है, अगर कहीं पे कोई प्रदर्शन होता है, रैली होती है, तो उसमें पुलिस का, प्रशासन का कार्य होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। चलिए आप ठीक लॉ है। एंड ऑर्डर मेंटेन करने में अपना रुचि दिखाइए, ना कि किसी को दबाने का, किसी को प्रेशराइज करने का। आप रेलवे स्टेशन पे दबोच रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? आप खुद अपने आप में न्यूसेंस पैदा करा रहे हैं। चलिए ठीक है हेमंत जी, आऊंगी मैं आपके पास। हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, सदन में जिस तरह से विपक्ष की तरफ से लगातार हो हल्ला मचा हुआ है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे कार्यकर्ता की मौत का जिम्मेदार प्रशासन है और जिस तरह से प्रशासन ने हमें रोकने का काम किया है, वो तो हमारी सरकार थी, तब भी हमने विपक्ष को इस तरह से नहीं रोका है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रही है यूपी की गवर्नमेंट। हाँ, वो विपक्ष का आक्षेप है। जहां तक पहले सदन न चलने देने की बात है, आशीष जी की बात को साधुवाद दूंगा मैं। ही इज प्रोबेबली द फर्स्ट वन, हु सेड दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। उन्हीं की पार्टी में होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि ये होना नहीं चाहिए था। और स्पीकर की जो गरिमा होती है, उसको संभालने का काम हर एक को, पक्ष को विपक्ष को करना पड़ेगा। और वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जब वो जाति करेगा, दादागिरी जो शब्द यहां पर मैं यूज कर रहा हूं, वो करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसे मार्शल्स उठा के बाहर फेंक देंगे। अभी देखिए, मैं आपको आज से 6-8 महीने पहले का लोकसभा का एक दृश्य बताऊंगा। 1.25-2 घंटे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे, और तब 1.25 घंटे तक 30-40 कांग्रेसी एमपीज ने कॉन्स्टेंटली उनको हैकल किया था। वहां पर किसी को बाहर नहीं किया गया था। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर को अगर आप देखें वो वीडियो में, तो वो पानी का ग्लास, वो जो चिल्लाने वाले लोग थे ना प्रतिपक्ष के, उनको पानी का ग्लास दे रहे थे। लो भैया, गला सूख गया होगा, पानी पी लो जरा। समझ में आई बात? कुछ ये होती है सहिष्णुता। और जो आशीष जी ने जो आज बोला ना, मैं सही में बोलता हूं, अगर ये वहां पर होते उनकी जगह, वो जो एमएलए थे उनकी जगह, तो शायद परिस्थिति कुछ अलग होती। मगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये सब नहीं है। मगर ये सब हो क्यों रहा है? अभी ये बोल रहे कांग्रेस के प्रवक्ता हमें बता रहे थे कि मैं तो प्रशासन को जिम्मेदार ठहराता हूं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दीजिए सर, पता चलेगा क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि प्रशासन का काम होता है कोई भी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं। फिर वो भाजपा की सरकार हो, बसपा की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, किसकी भी हो, उनको तो वे ध्यान रखना। अभी ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ है वो सच तो हमें, जब वो शरीर का पूरा पैनल पोस्टमार्टम होगा ना, तब पता चलेगा। जैसे हमें संभल में पता चला कि राज्य के प्रशासन, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर, योगी बाबा ने पाकिस्तानी मेड बुलेट्स यूज की। हंसने की बात है, फॉरेंसिक से पता चलता है। तो ये सब चीजें एकदम प्रथमदर्शी, मगर उसको जरा पीछे जाके देखना पड़ेगा। ये सब सदन में हो क्यों रहा है? मेरी तो निजी राय ये है, पत्रकार होते हुए मेरी तो निजी राय यह है कि ये आज जो हुआ ना, उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक पिछले 3-4 दिनों से है। ठीक है। पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिए हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम तो जब खड़े होते हैं, उठते हैं, तब राम राम बोलते हैं, किसी को मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं। जय श्री राम बोलना ये कोई नारेबाजी नहीं होती, ये हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। ये काफी लोगों को। ठीक है हिमांशु जी, लौटूंगे आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक
आदर्श उपाध्याय हमारे साथ हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेती हूं। आदर्श जी, आज जिस तरह से अतुल प्रधान ने सदन की कार्यवाही को जिस तरह से नहीं चलने दिया, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से भी लगातार उनको चुप कराने की कोशिश की गई, उसके बाद भी जो तमाम बयानबाजी, और अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, अपने कार्यकर्ता की मौत का पूरी तरह से जिम्मेदार वो यूपी के प्रशासन को मान रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी साहब, वो तो हमने भी कभी नहीं किया था जब हम सत्ता में थे। नहीं, देखिए, कभी भी कोई राजनीतिक दल अगर कोई विरोध दर्ज कराना चाहता है तो उसका एक सीमित दायरा होता है। कभी भी आप कभी देखेंगे नहीं कोई सत्ता पक्ष में कोई बैठी पार्टी विधानसभा तक किसी कार्यकर्ताओं के जुलूस को जाने दे, उसका एक सीमित दायरा है। आप उसके पीछे तक कभी भी प्रदर्शन करते हैं तो मैंने कभी अपने इतने कार्यकाल में देखा नहीं कि पुलिस कोई लाठीचार्ज करे या आंसू गैस छोड़े। हाँ, अगर आप बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो बट पुलिस का काम है रोकना, क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही चलती रहे और विधानसभा सुचारू रूप से चले, और एक लिमिटेड दायरे में आप प्रदर्शन करें तो ऐसा होता नहीं। तो मेरी नजर में सिंपल एक एक्सीडेंट था। कार्यकर्ता कभी कभार जोश पे बैरिकेड पे भी चढ़ जाते हैं, अपने नेता को देख के जोश में आ जाते हैं, हर किसी को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की, मेरा नेता मुझे देखे टीवी चैनल्स में मेरा फोटो आ जाए तो मैं शायद नेता बन जाऊं, एक लाइमलाइट में आने का शौक होता है, वो बस एक एक्सीडेंट था। जहां तक बात है विधानसभा न चलने देने की, आप ये देखिए हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए या जो लोग हमारे को देखते हैं, हम एक क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हम विधानसभा का मतलब क्या है, पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे मुद्दों पे बात करें, देश के डेवलपमेंट पे बात करें, प्रदेश के डेवलपमेंट पे बात करें, विपक्ष अपनी बात रखे, पक्ष अपनी बात करे और लोगों को किस चीज से फायदा मिले उसकी बात हो। अब खाली अभी एक फैशन चल गया, आप देखें ट्रेंड चल रहा है कि कुछ भी हो हल्ला मचाओ, कुछ भी हो हल्ला मचाओ। विधानसभा को रोकने की कार्यवाही अगर आपको करनी है तो आप आओ मत ना। अगर आपकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है, आपको विरोध दर्ज कराना है तो आप भी मार्च और जुलूस निकालो, शांतिपूर्ण ढंग से निकालो। पर मैं सपा प्रवक्ता जी की भी काफी तारीफ करना चाहूंगा, जैसे तब कर रहे हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई अपनी पार्टी के किसी एमएलए को गलत ठहराए, और ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे। बट अब एक कुंभ जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे भी आप लोग चर्चा नहीं होने दे जा रहे हैं। कुंभ इतना फेमस है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग कुंभ को विजिट करने आते हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हो। अगर आप कुंभ जैसे मुद्दे पे भी अगर डिबेट नहीं करना चाहते, कुंभ जैसे मुद्दे पे आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, पक्ष की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नैरेटिव गलत है। और शायद अखिलेश जी बात का संज्ञान जरूर लेंगे कि अपने विधायकों को एक हिदायत दें कि भाई आप लिमिट में चीजें करिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सपा को नुकसान हो। आप ये देखिए, अब से पहले लोकसभा का जब चुनाव था, उससे पहले समाजवादी पार्टी की तैयारी देखिए, ग्राउंड वर्क पूरा था, सारी चीजें अच्छी थी, डिसिप्लिन में चल रहे थे। बट जब से लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया ना, तो सपा का जोश काफी हाई है। और जब कभी हमारा जोश हाई होता है तो उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी आता है। तो शायद अतुल प्रधान जी के बिहेवियर से आज देखने को मिला, जितने भी न्यूज चैनल हैं सब पे ये देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं सपा प्रवक्ता ही नहीं, उनकी पार्टी के बाकी नेताओं ने भी उन्हें शायद जरूर समझाया रहेगा कि आपका ये व्यवहार गलत था, क्योंकि ये एक खाली अतुल प्रधान के लिए नहीं, ये पार्टी के लिए एक नेगेटिव रेस्पेक्ट लेके जाता है, जिसके लिए शायद अखिलेश जी पूरी जिम्मेदारी से उनको समझाएंगे और अपने बाकी विधायकों को बोलेंगे कि आप विधानसभा की कार्यवाही को इस तरीके से बाधित ना करें। और शायद विधानसभा अध्यक्ष की जो इंपॉर्टेंस होती है उसकी गरिमा भी उन्होंने, उनके खड़े होने पर तो शायद उनको तभी चुप हो जाना चाहिए था कि अभी मैं एक को लिमिट में रहना चाहिए या मेरे को अपनी बातें रखने एक तरीका होना चाहिए। उनका तरीका बिल्कुल ही निंदनीय था, बहुत ही गलत। चलिए ठीक है। अजीत जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ पे आज सदन में भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बात कही गई है, और वही सवाल मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी। संभल के मुद्दे पर भी हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक मत नहीं है। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में? क्या दो लड़कों की ये जोड़ी सही ट्रैक पर चल रही है, या इनके जो ट्रैक है वो अलग होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस और सपा ने साथ में चुनाव लड़ा, दोनों अपनी इंपॉर्टेंस साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी वजह से कांग्रेस जीती है, कांग्रेस का कहना है कि हमारी वजह से समाजवादी पार्टी जीती है, और यही मुद्दा आज केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी मीडिया से बातचीत करने के दौरान हमें देखने को मिला। देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने अपूर्वा की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो दूरी है वो बढ़ चुकी है, और यही बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं। संभल देखिए, संभल में जब राहुल गांधी जाना चाह रहे थे, उनको रोका गया, तो अचानक वो हाथरस चले गए, और इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी कि संभल को लेकर कांग्रेस पार्टी वहां पर जाए। और जो लोकसभा के अंदर जब अडानी का मुद्दा आया तो डिम्पल यादव ने कह दिया कि नहीं नहीं भाई, हम अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है। और कांग्रेस अब इस बात को समझ गई है, राहुल गांधी या जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो समझ चुका है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में उन्हें अकेले चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को अब ये कह दिया है कि हम नेता नहीं स्वीकार करेंगे। उसमें ममता बनर्जी हैं या अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी। और देखिए, रही बात 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ होने का
जो ज्यादा लाभ हुआ वो कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस 6 सीटें जो पाई है उसमें समाजवादी पार्टी का योगदान है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं हुआ, क्योंकि एक वोट बैंक जो है वो इंटायर कंट्री उस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहा था, उसका लाभ भी समाजवादी पार्टी को मिला। लेकिन महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं को ये लगा कि नहीं भाई, राहुल गांधी का तो कुछ चल नहीं रहा है, हम अपने अपने क्षेत्र में बड़े नेता हैं तो हम क्यों राहुल गांधी को नेता स्वीकार करें। तो उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर ये मानकर चलिए, जो बात आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, यूपी के दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर अलग हो रही है। 2017 में एक साथ थे, फिर अलग हुए, 24 में एक साथ थे, अब फिर अलग होने के कगार पर है, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि उत्तर प्रदेश में हमने इतनी सीटें जीत ली, 3 दर्जन से ज्यादा सीटें जीत ली, तो हम बड़े नेता हैं। ममता बनर्जी को लगता है कि वो बड़ी नेता हैं, लालू यादव को लगता है कि वो बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो बड़े नेता हैं। और आज देखिए, आज का जो प्रदर्शन था कांग्रेस का, ये भी ये बताने के लिए था कि भाई देखिए, समाजवादी पार्टी तो सड़क पर नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटजी है कि देखिए, हम सड़क पर उतरेंगे और हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष हम ही है और हम में ज्यादा ताकत। तो देखिए, आज कांग्रेस ने भीड़ भी इकट्ठा की, कांग्रेस की ज्यादा कार्यकर्ताओं की संख्या भी ठीक ठाक थी, और उसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। मान लीजिए वो दुखद है, दुर्घटना हो गई, पीएम रिपोर्ट आएगा, पता चलेगा, जो भी होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये आपस की तनातनी जारी रहेगी। लेकिन कांग्रेस ने भी ये साबित करने की पूरी कोशिश की, उसमें लगभग वो कामयाब रहे कि भाई देखिए, हम आपसे ज्यादा। अतुल प्रधान चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना दे रहे थे और कांग्रेस पूरे लखनऊ को जाम कर रखा था, कई सारे रास्तों को बैरिकेडिंग करना पड़ा, डाइवर्ट करना पड़ा प्रशासन को। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि अब सपा और कांग्रेस ये दोनों अब अलग अलग हो रहे हैं और धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि एक दिन बिल्कुल अलग हो गए। हालांकि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, अगर ये बिखर कर लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन को होगा, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग लड़ेगी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की सियासत की जो तासीर है वो बिल्कुल गर्म हो रही है। और अखिलेश यादव को लगता है कि अगर हम 37 सीटें जीते हैं तो हम 2027 में सरकार बना लेंगे। हो सकता है ये बात उनके अंदर हो कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन राहुल गांधी ने हाथ रफ जाके बता दिया था कि देखिए भाई, हम अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश में राजनीति करेंगे। आज का प्रदर्शन था वो कांग्रेस ने ये बता दिया कि भाई देखिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे और गठबंधन के हिसाब से काम नहीं करेंगे। और आज जो सदन में हुआ, सबने देखा कि सदन में क्या हुआ। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अब अलग पैर है, पर सदन के अंदर भी वो एकजुटता नहीं दिखी जो दिखाई देती है। हालांकि आराधना मिश्रा मोना जो नेता है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत हो रहा है। जो एक विपक्ष का जो एक डिप्लोमेटिक जवाब होता है वो दिया उन्होंने, जिस तरह विपक्ष एक साथ एकजुट होकर विरोध करता वो नहीं दिखाई दिया। अपूर्वा जी बिल्कुल, ठीक है। आशीष चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। आशीष जी, अभी आपने अजीब जी को सुना, वो जिस तरह से कह रहे हैं कि दो लड़कों की ये जोड़ी क्या टूट रही है, क्योंकि अब तो राहुल गांधी को भी इस गठबंधन का अध्यक्ष स्वीकार नहीं किया जा रहा है और एक मत नहीं हो पा रहे हैं आप, चाहे सदन की बात कर ली जाए या फिर सड़क की बात कर ली जाए। जी, छोटा सा, इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, वो नाम हमेशा मेजर आशीष चतुर्वेदी है, आप आशीष चतुर्वेदी कह रही थी। जी ठीक है, माफी चाहूंगी, मेजर आशीष जी। हाँ, तो देखिए, कहीं ना कहीं जो अभी जो बात चल रही है कि कांग्रेस ने अपना, देखिए कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है, पुराना एक राजनीतिक दल है। कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को, जो उनका प्रदेश का नेतृत्व है, जो उनके प्रदेश के नेता हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ लाजमी है। लेकिन जब आप गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन के आपको साथियों को लेकर के चलना चाहिए। उसमें मुझे लगता है कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं चूक गई, जब उसने राजस्थान में चुनाव में गई, मध्य प्रदेश में गई और हरियाणा में चुनाव में जाती है, तो वो अपने गठबंधन के साथियों को पूरी तरह साथ लेकर के नहीं चलती है। तो वो चीज जो है, वो देखिए, एक शुरुआत जब होती है तो कहीं ना कहीं उसका असर आगे आने वाली चीजों पे भी दिखता है। मैं ऐसा समझता हूं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बात को समझेंगे और आपस में जो चीजें अगर ऐसी कुछ खराब हो रही हैं तो उनको सुधारने का प्रयास वो लोग जरूर करेंगे। लेकिन यही मुझे ऐसा लगता है, जो कांग्रेस का जो प्रदेश का नेतृत्व है, उसको इस बात को समझना चाहिए कि अगर एक राष्ट्रीय स्तर पे एक तस्वीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप अपनी निजी महत्वाकांक्षा या निजी इच्छाओं को उसके ऊपर मत ला दिए।
अगर अगर राहुल गांधी ये फैसला कर रहे हैं कि हमें इतने सीमित दायरे में लड़ना है, तो वो राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान की एक तस्वीर को लेकर के चल रहे हैं कि मुझे इतनी सीटें यूपी से, इतनी मध्य प्रदेश से, इतनी राजस्थान से, इस तरीके से वो रणनीति बताएंगे। लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हैं, मैं समझता हूं वो केवल उतना ही विजन लेके चलते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैं कर लूंगा तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो उनको उस तरीके से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जो तस्वीर है उसको देख करके और जो बनाई गई रणनीति है उसी की तरह जो बाकी भी प्रदेश के जो कांग्रेस के नेतृत्व है, जहां हरियाणा हुआ, आपका राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, तो मैंने उनके बयानबाजी सुनी थी, तो कहीं ना कहीं वो गठबंधन को साथ लेकर के चलने वाली बयानबाजी नहीं थी, और वो उसी का नतीजा भी फिर सामने आया सब जगह पे। तो कहीं ना कहीं इससे सीख लेनी चाहिए, और अगर अब भी सीख नहीं लेंगे तो फिर आगे कैसे चीजें सुधरेंगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। चलिए ठीक है। हेमंत जी, अभी आपने सुना मेजर आशीष जी को, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने गठबंधन को साथ लेकर नहीं चल पा रही है। आखिर क्यों? हरियाणा में भी हमने यही चीज देखी। क्या सिर्फ ये गठबंधन यूपी लोकसभा चुनाव के लिए ही तक था? महाराष्ट्र में भी हमने देखा, वहां पर भी कांग्रेस जिस तरह से फ्रंट फुट पे खेलती हुई नजर आई है, समाजवादी पार्टी को भूल गई। क्या घटक दल को भूलती जा रही है क्या कांग्रेस? देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं कि ये इंडिया गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले बनाया गया केवल इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होना है, हमें उस पे भारतीय जनता पार्टी का और सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करना है। उसके बाद में विधानसभा के चुनाव और उनमें भी आपसी सामंजस्य के साथ प्रयास किया गया। दोनों तरफ से पूरे इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों का प्रयास रहा। हो सकता है कि किसी के एस्पेक्ट्स ज्यादा रहते हों और उतना इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों ने उन एस्पेक्ट्स को पूरा ना कर पाए हों, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का कोई मनभेद या मतभेद वाली स्थिति जो है वो रही हो। थोड़ा बहुत जब बड़ा परिवार होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खटक रहती हैं, लेकिन वो खटक ऐसी नहीं है जिससे अभी आप लोग ये मन में ये बैठाल लें कि साहब गठबंधन को खतरा पैदा हो गया कि अखिलेश और राहुल जी अलग अलग हो गए। ऐसा मुझे तो कहीं अभी दूर तक दिखाई नहीं देता है। सभी लोग एक दूसरे के साथ पूरक के रूप में जुड़े रहेंगे और जुड़े हैं, क्योंकि सभी का उद्देश्य एक है। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर राजनीति में अगर कोई अच्छा, अगर ऐसा नहीं है हेमंत जी, अगर ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा। मैं तो ये कह तो रहा हूँ। हाँ बताइए, पूछिए। मेरा सवाल बस ये कि जैसा आपने कहा कि सब कुछ सही है, ऐसा नहीं है कि इस गठबंधन को किसी तरह का कोई खतरा है, तो फिर महाराष्ट्र में, झारखंड में जो तस्वीरें हमें देखने को मिली कि इस गठबंधन से अलग समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशी उतारने पड़े, ये नौबत क्यों आ गई? अखिलेश जी ने तो कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मुझे तो कहीं ऐसा कोई अखिलेश जी का बयान दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने कहीं इस पे जो है अपने आप को अनकंफर्टेबल फील किया हो या उन्होंने कहीं पे कुछ कहा हो। बयान की बात नहीं, जो चीजें हुई हैं मैं वो कह रही हूँ। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी हमने देखा ना, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल गठबंधन से अलग अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। करने का काम तो लोकसभा के चुनाव से पहले ही कर दिया गया था। मीडिया रोज खबर चलाती है कि इंडिया गठबंधन में टूट है। कोई कह रहा है ममता बनर्जी जी जो है वो उसकी अध्यक्ष बनने जा रही है, कोई कह रहा है कि फलाने बनने जा रहे हैं। अरे साहब, हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन में एक से एक धुरंधर पड़े हैं, एक से एक धुरंधर लोग हैं, एक से एक बड़े लोग हैं, जो कोई भी व्यक्ति उस गठबंधन को लीड कर सकता है। कोई राहुल जी या कोई या कांग्रेस के लीड करने की बात नहीं है, लेकिन ये तय गठबंधन के लोग करेंगे ना, मीडिया पे बैठ के नहीं होगा, ना मीडिया वाले करेंगे तय। हम लोगों में आपस में किसी प्रकार का कोई भेद मुझे तो प्रतीत नहीं होता, ना दिखाई दे रहा है। संभल पर भी सपा और कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल अलग देखने को मिला। संभल पर भी सपा और कांग्रेस का स्टैंड एक नहीं था। नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। संभल के अंदर सबसे पहला डेलीगेशन समाजवादी पार्टी ने भेजा था, उसको वहां भेजने की अनुमति नहीं मिली। उसके बाद कांग्रेस अपने आप जाने के लिए थी, उसको अनुमति नहीं मिली। और हाथरस जाने की बात रहेगी तो हाथरस तो हमारे यहाँ प्रियंका जी और राहुल जी पहले ही गए उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। चलिए ठीक है। और हम लोग जब किसी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। ठीक है, ठीक है। में वो गुप्ता परिवार को जो है तिरंगा यात्रा में उसकी डेथ हुई और उसके बाद उसे छोड़ दिया। वो बैठ करके धरना दे रहे हैं परिवार उनका कि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जिसकी घोषणा करी गई थी, वो उनको नहीं मिली आज तक। चलिए ठीक है, छोड़ने का काम हम लोग नहीं ठीक है। हिमांशु जी से जनता पार्टी करती है। चलिए ठीक है, हिमांशु जी का रुख करते हैं। हिमांशु जी, जिस तरह से यूपी उपचुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच कड़वाहट साफ देखने को मिली, लेकिन इसके बाद संभल के मुद्दे पर भी सपा को शायद कांग्रेस का वो राजनीतिक स्टैंड पसंद नहीं आया, रास नहीं आया। क्या ऐसा है? क्या वाकई ऐसा नजर आ रहा है, या सिर्फ ये एक र्यूमर्स बनाया जा रहा है, या एक
एक बनाया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, या सिर्फ मीडिया में चल रही है ये चीजें? मीडिया में चल रही है तो कुछ ना कुछ जब धुआं उठता है तो कुछ ना कुछ आग तो होती है। मेजर साहब ने बहुत सही बता दिया, न कहते हुए मेजर साहब ने सही बता दिया। और बीच में सब एक चीज भूल गए, महाराष्ट्र। कोई बोल रहे थे कि अखिलेश जी ने तो कुछ नहीं कहा। अरे भैया, समाजवादी पार्टी के वहां के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया कि इस कांग्रेस से अभी कभी भी हम अपना जुड़ाव नहीं करेंगे। सत्र पर आए हो इंडिया अबू आजमी ने बताया हुआ मैं है। भट्ट जी एक बात नाम आपसे के बाद। पूछना चाहूंगा कि भैया अखिलेश भैया, मैं नहीं बात कर रहा था आपके वक्त तो पे। है। मैं आपके वक्त में बात नहीं कर रहा था। आप चुप रहिए कोई प्लीज। नेता है, आप चुप रहिए स्टेट प्लीज। लेवल के नेता, आप मैं उसका आपके कोर्ट वक्त करके में आप बीच में नहीं गठबंधन बोल को रहा कटघरे में खड़ा था। नहीं मैं कर आपको सकते। बोलने नहीं दूंगा अगर आप ऐसा नहीं कर करेंगे। सकते, नहीं अगर बोलने आप ऐसा आप- करेंगे चलिए, तो ठीक है, आप ठीक है बोलेंगे। सर। पूर्वा ये तो महाकुंभ मैं और उसको विधानसभा correct करने के का मुद्दे पर इनको बात चुप कर करवाइए रहे आप। चलिए, ठीक इनको है, चुप करवाइए। ठीक है, इनको चुप ठीक है। करवाइए। हिमांशु जी, बहुत संक्षेप में आप अपनी बात का जवाब दीजिए, उसके बाद हम सीधे आते विधानसभा में। आज जिस तरह से हंगामा हुआ है महाकुंभ को लेकर, जिस तरह से विपक्ष एक धड़ में बटा हुआ है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि वो हमारा आज का मेन फोकस है। अपनो सीधी सी बात है कि जब उपचुनाव के लिए 9 टिकट जब दिए गए और कांग्रेस को बोलना पड़ा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, कितने कांग्रेसी कितनी जगह पे बाहर गए कैनवासिंग करने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए? क्यों वहां पर मांग तो रहे थे 4 टिकट हमें दे दो, मिला कुछ नहीं, तो फिर खिसियानी बिल्ली घंबा नोचे, फिर बोलना पड़ा कि नहीं हमारी ओर से समाजवादी पार्टी लड़ेगी। देखिए परब ये जो बताते हैं ना कि परबक्षी, ये कांग्रेस हैज बिकम अ क्लाइंबर इन द ट्री। एक वृक्ष होता है, उसके ऊपर एक वेल ऊपर चढ़ती है, वो पूरा पोषण लेती है किधर से? वृक्ष के रूट पर से, मूल पर से। और कांग्रेस आजकल हर एक राज्य में वही कर रही है। यूपी का जहां तक सवाल है, आप वो बात से झुका नहीं सकते कि सपा सबसे बड़ी पार्टी है। चलिए, ठीक है हिमांशु जी, लौटूंगी आपके पास। मेजर आशीष जी, महाकुंभ को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं विपक्ष की सामने आ रही हैं? महाकुंभ में जिस तरह से जो तैयारियां हो रही हैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, जो फंड्स लगाए जा रहे हैं, उस पर भी आपत्ति जताई जा रही है। नहीं, मुझे लगता है उस पे आपत्ति नहीं होगी। कुछ और मुद्दे रहे होंगे जहां तक मेरा सवाल है, क्योंकि कुंभ तो हम सब के लिए एक भव्य आयोजन है। सनातन धर्म में एक बहुत करने से मना कर दिया था, महत्वपूर्ण जो है ये आयोजन होता है। और बहुत से लोग, आपको याद होगा अखिलेश जी भी जब पिछली बार कुंभ हुआ था उसमें काफी पहले वहां स्नान करने पहुंचे थे। ऐसा नहीं, तो उस पर चर्चा निश्चित रूप से मुझे लगता है कि किसी और चीज को पहले चर्चा में लाना चाह रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक, शायद इस वजह से विरोध कर रहे थे। कुंभ से कोई विरोध नहीं है, ऐसा तो मैं, लेकिन चर्चा तो होने नहीं दी गई। हाँ, वो कुछ और चर्चा पहले चाह रहे होंगे, हो सकता है बाद में चाह रहे हो उसके ऊपर चर्चा बाद में हो, पहले कुछ और किसी मुद्दे पे चाह रहे होंगे कि चर्चा हो। मैं समझता हूं ऐसी कोई बात रही होगी। तो ऐसा ये मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि कोई कुंभ से विरोध या कुंभ पे हम बात नहीं करेंगे, इस तरीके की ऐसी कोई बात नहीं है। पहले कोई और बात करना चाह रहे होंगे, ऐसा हो सकता है वहां पे विधायकों का कोई और मुद्दा रहा हो कि पहले उस पर चर्चा हो जाए फिर इस पर चर्चा हो। तो मैं समझता हूँ ये कोई वजह इस तरीके की रही होगी। ठीक है, आदर्श उपाध्याय जी, क्या वाकई ये आप सहमत हैं मेजर आशीष जी ने जिस तरह से कहा कि सपा को तो कोई परेशानी नहीं है, चर्चा इसलिए नहीं होने दी गई क्योंकि हम किसी और मुद्दे पर चाह रहे थे? क्या वाकई समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस महाकुंभ में जिस तरह से चर्चा हो रही है या सदन में हमने जिस तरह से चीजें देखी हैं, क्या आप सहमत हैं उन चीजों से? देखिए, आप एक सिंपल सी चीज है कि कुंभ का तो विरोध मुझे लगता नहीं समाजवादी पार्टी भी कर सकती है, क्योंकि जैसे मेजर साहब ने पहले से ही बताया कि अखिलेश जी भी कुंभ में जाते हैं और कुंभ एक ऐसा हमारा एक बड़ी आस्था जुड़ी हुई है कुंभ से। तो कुंभ का विरोध कोई पार्टी नहीं कर सकती, ना कुंभ के होने से ना कुंभ में होने वाली। और ये एक सच्चाई है कि जब से अभी कुंभ का जो मेला है उसके लिए जो तैयारियां की जा रही है वो बहुत अच्छी हैं। लोग भी, जो लोग पहले जाते थे और अब जाते हैं, उसमें काफी डिफरेंसेस हैं। तो कुंभ का विरोध कोई नहीं करेगा। हो सकता है विधानसभा में कुछ चीजें ऐसी हो कि हम पहले ये वाले टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं, पर सत्ता पक्ष के भी अपने कुछ हुआ कि नहीं हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो कुंभ का विरोध करना तो मुझे लगता नहीं कोई पार्टी करेगी। बट आप ये देखिए, लाइन ऑफ एक्शन
दोनों पार्टियों का डिफरेंट क्यों है? आप अगर आप मुझे 5 सेकंड देंगे तो 5-10 सेकंड में जी बताऊंगा। बिल्कुल सर, लाइन ऑफ एक्शन है लेकिन कि बहुत जैसे जैसे संक्षेप में। जी जी, जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी तो उसका नुकसान किसे मिलेगा अगर अलग अलग लड़ते हैं? सपा को। तो सपा बिल्कुल नहीं चाहेगी कांग्रेस अपने पैरों पे यूपी में खड़े हो पाए। लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया और आप ये मत भूलिए सपा आज की डेट में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के बाद बीजेपी, कांग्रेस के बाद अगर सबसे ज्यादा सांसद किसी के पास है तो सपा है। तो सपा का यूपी में अपना एक फेस वैल्यू है, अखिलेश यादव जी की फेस वैल्यू है, उनके फेस पे चुनाव लड़ा गया लोकसभा का और उसमें एक भारी सफलता मिली। और ये भी एक सच्चाई है कि अगर सपा के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती तो कांग्रेस हार्डली 2 या 3 लोकसभा पे चुनाव जीत पाती। तो शायद इमरान मसूद भी चुनाव हार जाते अगर कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस लोकसभा चुनाव नहीं लड़ती। पर दोनों का एक ही पिच है। अजय राय जी भी जब से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उन्होंने भी कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए करा है और दोनों एक ही पिच पे खेल रहे हैं। और जब दोनों खिलाड़ी एक ही पिच पे खेलेंगे तो एक खिलाड़ी को तो हारना पड़ेगा। तो कांग्रेस से सपा यूपी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी विधानसभा चुनाव में। अगर यूपी में गठबंधन ये कंटिन्यू रखना है तो सिंपल है, अखिलेश जी की कंडीशन पर होगा। इसमें कांग्रेस अपनी कंडीशन ज्यादा नहीं डाल पाए। चलिए ठीक है अजीत जी, आपका रुख करती हूँ, उसके बाद प्रदीप जी फिर मैं आपके पास लौटूंगी। सदन में क्या वाकई सपा को परेशानी है महाकुंभ को लेकर चर्चा करने में? क्योंकि हमने जो चीजें देखी वहां पे तो सपा ने चर्चा ही नहीं होने दिया, चर्चा ही नहीं किया इस पूरे मुद्दे पर। क्या इसके पीछे का कारण माना जाए? देखिए बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने कुंभ पर चर्चा नहीं होने दी और उस चर्चा को स्थगित करना पड़ा। और सिर्फ कुंभ नहीं, उसके बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा थी, उसको भी नहीं होने दिया। और देखिए ये शोर शराबा और जो हंगामा हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी नेता सदन का संबोधन भी था, वो भी नहीं होने दिया। यानी सदन में आप चर्चा नहीं चाहते। जो बात हमारे साथी मेजर आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं, जो सपा के प्रवक्ता हैं, कि हो सकता है उनको कोई कंफ्यूजन रहा हो, उस पर चर्चा नहीं, वो किसी और बात पर चर्चा कराना चाह रहे हो। तो जब स्वास्थ्य राज्य मंत्री माणिकेश्वर शरण सिंह से विवाद हुआ अतुल प्रधान का, उसके बाद ही माहौल गर्म हो गया। और उसके बाद जैसे ही कुंभ का मसला है फिर और शोर शराबा बढ़ गया। कुंभ पर विपक्ष ने कहा नहीं हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम इस पर बात नहीं करेंगे। फिर अनुपूरक बजट की बात आई तो समाजवादी पार्टी ने चर्चा से मना कर दिया। ऐसा नहीं कि वो किसी और पर चर्चा कराना चाह रहे थे और फिर कुंभ की बात आ गई। पहले से निर्धारित था कि कुंभ पर चर्चा होगी और सिद्धार्थनाथ सिंह को पक्ष रखना था प्रयागराज के कुंभ पर कि कुंभ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सरकार उसको कैसा कराना चाहती, सरकार अपना विजन देती और उसके बाद समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष को उस पर अपना जवाब देना था। अनुपूरक बजट की भी सेम वही बात थी कि अनुपूरक बजट पेश हो चुका था, उस पर चर्चा होनी थी, उसको भी स्थगित करना पड़ा। अब कल क्या होता है? कल फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन है और इस मसले को देखिए, कुंभ वाला जो इशू है या जो अनुपूरक बजट है उस पर कल चर्चा होती है कि नहीं होती। क्योंकि आज जो माहौल था विधानसभा का, उससे लग रहा कि कल भी बहुत देर तक विधानसभा सदन चल नहीं पाएगा। हो सकता है मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान भी जो है ये शोर शराबा हो और शायद उस संबोधन के बाद सदन को स्थगित कर दिया जाए, जो मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन कुंभ को लेकर ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि चर्चा नहीं होगी और उसको स्थगित करना पड़ा और विधानसभा अध्यक्ष भी काफी गुस्से में थे। हाँ, ये हो सकता है कि उसको आज स्थगित कर दिया गया तो कल फिर उस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। अब कल देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होता है। लेकिन ये साफ है कि जनता की बात, जनता के मुद्दों पर चर्चा ना होकर ये आपसी जो लड़ाई राजनीतिक दलों की है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, वो जनता को नुकसान कर रही है। और देखिए, आप सदन में जाते हैं तो सदन में बात करिए। सदन इसीलिए बना हुआ है कि जब सरकार जाएगी तो सत्ता पक्ष उसको घेरेगा और सदन में सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। इसीलिए सर्वदलीय बैठक होती है सदन स्टार्ट होने से पहले कि भाई सभी लोग चर्चा कराइए, मुद्दों पर बात करिए और सदन को जितना टाइम सर्टेन है कि जब से शुरू हो और जब तक खत्म होना है तब तक आप सदन को कम से कम चलाइए। लेकिन हमेशा कभी भी सदन पूरी तरह से चल नहीं पाता, हर बार शोर शराबा होता है, हंगामा होता है। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हो गया पूर्वा। बिल्कुल, क्योंकि को मार्शलों ने बाहर उठाकर फेंक दिया, वो धरने पर बैठ गए, बहुत सारा विवाद की स्थिति पैदा हो गई और किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। बिल्कुल, ये आपसी तू मैं की लड़ाई हो जा रही है, ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल जा रही है। क्योंकि सदन में अगर सदन की कार्यवाही चलती है तो ये जनता के मुद्दों को लेकर होता है। जनता भी अगर सदन की कार्यवाही देख रही होती है तो वो इसी उम्मीद के साथ देखती है कि आज रोजगार पर हो सकता है चर्चा हो जाए, आज स्वास्थ्य पर चर्चा हो जाए या आज शिक्षा पर चर्चा हो जाए। लेकिन जब वहां पर वो ये देखती है कि यहां तो साहब
अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो रही है, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हो रही है, कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी हो रही है, तो जनता के तो मुद्दे दब जाते हैं। चलिए सीधे नेता बीजेपी हमारे साथ है प्रदीप जी। जो बजट आया, अनुपूरक बजट, उस पर भी समाजवादी पार्टी ने चर्चा नहीं होने दिया, विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दिया, और यह भी माना जा रहा था कि जो ये बजट है ये मुख्य तौर पर महाकुंभ में क्या खर्चे हो रहे हैं उसकी एक पूरी लिस्ट के तौर पर इस बजट को पेश किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने चर्चा न किया न होने दिया। देखिए, आप अगर शुरू से पूरे घटनाक्रम को देखेंगी तो विपक्ष आज इस बात पे आमादा था कि देखिए उनको भी क्या कहते हैं ना, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। अगर हम उसको सामान्य भाषा में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहें तो जो अपना वोट बैंक है उसको अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष एक मैसेज देना है कि हम भाई आपकी आवाज उठा रहे हैं। उससे समाज में क्या होता है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल कोट करूंगा कि देखिए, हम चाहे कुछ भी आप करें सदन में, सदन के बाहर करें, अल्टीमेट मापक उसकी जनता होती है और जनता अपने हिसाब से मत देती है। आम चुनाव के बाद 2 महत्वपूर्ण चुनाव हुए और तीसरा झारखंड का चुनाव हुआ। उसके रिजल्ट्स पे मैं नहीं जाऊंगा, हम सभी यहां जानते हैं कि उसका निकला क्या, लेकिन अल्टीमेटली विपक्ष, जो खास करके उत्तर प्रदेश का विपक्ष है, वो इस किसी मौके को नहीं चूकना चाहता जहां पे वो कोई अपीजमेंट पॉलिटिक्स का सिंबोलिज्म प्रेजेंट करने की बात हो, वो कोई अवसर नहीं चूकेंगे। अब पता नहीं उनके मतदाता या उनके टारगेट ऑडियंसेस कैसे हैं कि वो उनका स्तर इतना नीचे है कि वो इन सिंबोलिज्म को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। कम से कम संविधान और सदन की महिमा को बरकरार रखिए। आप विरोध करिए, तमाम तरीके हैं विरोध करने के, लेकिन आप चर्चा ही नहीं होने देना चाहते, और ऊपर से सदन से बाहर निकलते ही आप सरकार को दोषी मान लेते हैं। तो जनता सब देख रही है। 3 आम चुनाव में जो रिजल्ट आया वो, महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आया वो, हरियाणा में जो रिजल्ट आया वो आप समझिए कि इनडायरेक्टली वो प्रेजेंटेशन है कि जनता ने किस प्रकार से सदन में काम करने वालों को देखा और अपना मत दिया। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है इस डिबेट के लिए। अजीत जी आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़े। और देखिए सदन की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है, और ऐसे में बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर विपक्ष चर्चा करना क्यों नहीं चाह रहा। जनता के मुद्दों को अगर विपक्ष सदन में उठाए तो इस पे सत्ता पक्ष भी जवाब देगी, लेकिन जब मुद्दे ही नहीं उठाए जाएंगे, जब ये लड़ाई आपसी वर्चस्व की हो जाएगी, जब ये लड़ाई आपसी तूतू मैमे की हो जाएगी, तो फिर आखिर जनता के मुद्दों को सदन में उठाएगा कौन? जनता अगर अपना प्रतिनिधि चुन रही है तो इन्हीं उम्मीदों के साथ चुन रही है। तो फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।